जी, आज हम ग्रुप स्टडी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, सवालात जवाबात। और बाज़ औक़ात तो हम किसी एक टॉपिक पे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के मिसलेनियस सवालात होते हैं तो उसको करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं अली तनवीर और कुरतुलैन, और इसी दौरान शायद सद्दाम का भी फ़ोन आया था, तो सद्दाम भी शरीक हो जाएगा। जी कुरतुलैन, आप अपना सवाल बताओ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग हाई कोर्ट में कुछ केसेस वगैरह को देखते हैं, उसमें कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही जज होता है जो फैसला सुन रहा होता है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दो जजेस भी होते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है? कहीं एक जज होता है, कहीं दो जजेस होते हैं। रीज़न केस की नोयत के मुताबिक बेंच समाअत करता है। कुछ जराइम ऐसे हैं, जैसे अब अगर ज़मानत को ले लें तो जो पीपीसी के तहत जो सेक्शंस होंगे तो वो सिंगल जज सुनेगा। एंटी करप्शन का केस है, बैंकिंग ऑफेंसेस का केस है, तो वो एक ही जज से होगा। लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं कि वो दो जज सुनेंगे। जैसे एंटी टेररिस्ट कोड पे अगर कोई केस है तो उसको दो जज सुनेंगे। अगर नैब का अकाउंटेबिलिटी कोड का कोई केस है तो वो दो जज सुनेंगे। अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील है तो वहाँ कानून में प्रोवाइडेड है कि दो। अब एंटी टेररिस्ट की अपील क्योंकि दो जज सुनते हैं, तो इसलिए उसकी कोई भी मामला आएगा, कोई भी मामला, बेल या कोई भी मामला आएगा तो वो दो ही जज सुनते हैं। नैब की भी अपील दो जजेस सुनते हैं, तो उसका भी कोई मामला आएगा तो वो दो ही जजेस सुनेंगे। तो बाज़ औक़ात दो से ज़्यादा का अगर बन जाता है तो फिर वो लार्जर बेंच बन जाता है। तो वो दो पे होंगे या तीन होंगे या पाँच होंगे या सात होंगे। अगर सारे उस अदालत के सारे जजेस अगर बैठ के सुनेंगे तो उसको फिर फुल कोर्ट बेंच कहते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा होता है, तो हाई कोर्ट में तो जजेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो इतना बड़ा बेंच नहीं बनता, तो लार्जर बेंच ही बनता है। तो ये आपका आगे। और क्या सवाल आप बताओ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एफआईआर है, उसके अंदर 5 ऑफेंसेस लगे हुए हैं, जिनमें से 2 ऑफेंसेस जो है ना ट्रायलेबल बाय मजिस्ट्रेट है और 3 ऑफेंसेस ट्रायलेबल बाय सेशन कोर्ट है। तो उनकी बेल फर्स्ट इंस्टांस पे मैं कहाँ पे दायर करूँगा, सेशन कोर्ट में या मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में? हाँ, देखें, जैसे 302 के साथ 324 भी है, 337 भी लग जाती हैं। अगर तो 302 ना होती, सिर्फ 337 होती, तो फिर तो मजिस्ट्रेट के पास पहले जाती। लेकिन क्योंकि अब एक ऐसा जुर्म है कि जो ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो भी जो छोटे जराइम हैं वो उसके साथ जम हो जाएंगे। क्यों कि सेशन कोर्ट तो छोटे जराइम की भी समाअत कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट 302 की समाअत नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी सूरत हो कि जहाँ पर ऐसे जराइम हैं जिसमें से 2 जराइम मजिस्ट्रेट सुन सकता है और एक जुर्म कोई भी सेशन कोर्ट सुन सकता है, तो फिर उस केस की ज़मानत भी बड़ी अदालत सुनेगी, सेशन कोर्ट सुनेगी। ठीक है जी। एक लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी पे किया था। जी सर, वो मेरा क्वेश्चन था कि बेल के ग्राउंड्स हैं, काफ़ी ग्राउंड्स हैं, उनमें से एक ग्राउंड है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये क्या है, इसकी बेस क्या है, इस ग्राउंड को हम कब यूज़ कर सकते हैं? हाँ, देखें, किसी वक़ूए में अगर किसी मुल्ज़मान पे, 2 या 2 से ज़्यादा मुल्ज़मान पे एक जैसा इल्ज़ाम है, इल्ज़ामात की नोयत एक जैसी है, तो हम कहेंगे कि इनका सिमिलर रोल है, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी है। लॉ ऑफ इक्वलिटी तो अलग हो जाता है, इसको जो है ना वो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ही कहते हैं, सिमिलर रोल कहते हैं। ठीक है ना? तो वो सिमिलर, जैसे एक बंदे पे 3 बंदे पे हवाई फायरिंग का रोल है, तो अगर एक की ज़मानत हो गई है तो बाकियों की लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाएगी। एक अगर मुलजिम पे अगर है कि उसने नॉन वाइटल पार्ट पे, बाजू पे फायर मारा है, तो अगर किसी और मुलजिम को भी नॉन वाइटल पार्ट पे है तो कहेंगे लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी बन गई, लॉ ऑफ इक्वलिटी हो गई। ये रोल दोनों पे एक जैसा है, जुर्म की नोयत दोनों पे एक जैसी है, तो उसको लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। जी अली सर, एक और क्वेश्चन है, जुडिशियल रिमांड और जुडिशियल कस्टडी, सर इनमें डिफरेंस बता दें। हाँ, देखें,
जुडिशियल रिमांड के साथ तो अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिज़िकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड। तो जब भी पुलिस मज़ीद तफ्तीश के लिए अगर मजिस्ट्रेट के पास मुलजिम को पेश करती है कि हमने अभी इससे मज़ीद तफ्तीश करनी है, हमें इसका मज़ीद 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दें या 5 दिन का दें, 14 दिन का मैक्सिमम ले सकते हैं, तो वो जो पुलिस को वापस उसकी कस्टडी कर देते हैं तो उसको कहते हैं फ़िज़िकल रिमांड, कि पुलिस को फ़िज़िकली बंदा वापस कर दिया। तो दूसरा, फिर अगर पुलिस को फिज़िकली वापस नहीं किया तो अदालत ने फिर अब उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। अब अगर उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है तो जज साहब उसको अब अदालत में तो नहीं रख सकते, उसको अपने घर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन पुलिस को नहीं दिया। अब जो एक्चुअली अगर आप बारीकी से देखें तो अगर पुलिस को भी अगर दिया है तो अमानतन दिया है। जैसे ही वो गिरफ्तार हो गया और उसको पहले रिमांड पे अदालत में पेश कर दिया, पुलिस ने पहली दफ़ा जब पेश कर दिया तो वो जुडिशियल कस्टडी में आ गया, जुडिशियल कस्टडी में आ गया। अब रिमांड का मतलब है वापस भेजना, रिमांड का मतलब वापस भेजना। जुडिशियल कस्टडी में तो वो उसी वक्त आ गया कि जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। तो जैसे ही उसके पास पेश किया, अब उसके पास मजिस्ट्रेट के पास एक ही ऑप्शन है कि वो उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लेगा, जुडिशियल कस्टडी में ले लेगा और लिखेगा कि मुलजिम मेरे पास पेश किया। अब उसने उसको वापस भेजना है या पुलिस के पास वापस भेजना है। अगर पुलिस के पास वापस नहीं भेजना तो फिर अपने घर नहीं ले जाना, अदालत में भी नहीं रखना, फिर उसको जेल भेजना है। अगर रिमांड करके पुलिस के पास भेजना है तो वो फिजिकल रिमांड टू द पुलिस हो गया। अगर उसको जेल भेजना है तो जुडिशियल रिमांड टू द जेल हो जाएगा। लेकिन उसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि अगर उसको जेल भेज दिया तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। क्यों कि जेल किसके ऑर्डर पे गया? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे गया, तो जुडिशियल रिमांड पे गया। लेकिन अगर पुलिस के पास गया तो वो भी तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से गया ना, तो वो फिर जुडिशियल रिमांड टू द पुलिस है। तो उसको कहते हैं फिजिकल रिमांड, इसलिए कि पुलिस को उसका फिजिकली जिस्म मिल जाता है, तो इसलिए उसको फिजिकल रिमांड कहते हैं दोनों ही जुडिशियल कस्टडी। जब तक वो पुलिस के पास है मजिस्ट्रेट से रिमांड लेने के बाद वो भी जुडिशियल कस्टडी है। लेकिन पुलिस ने अदालत ने उसको इंटरम तौर पे, आर्जी तौर पे, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे बरामदगी होनी है, उससे पूछगुछ होनी है, उससे दूसरे मुलज़िमों का पूछना है, उससे जय वक़ुआ का पूछना है, तो इंटरम तौर पे उसको जो पुलिस के हवाले किया है तो वो पुलिस को फिजिकल रिमांड दे दिया है, उसको रिमांड वापस करना। तो अगर उसने अदालत ने उसको जेल भेज दिया है तब भी वो जुडिशियल रिमांड पे कहलाएगा। अगर फिजिकल रिमांड पे नहीं दिया तो जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल रिमांड जेल, तो क्योंकि जेल रिमांड तो नहीं होगा तो इसलिए वो जुडिशियल कस्टडी में लेके और अमानतन उसको जेल में, कि जब तक वो बेल नहीं हो जाती या जब तक उसकी एक्यूटल नहीं हो जाती तो वो जेल में रहेगा अदालत के ऑर्डर पे। अदालत के ऑर्डर से ही अब वो निकलेगा, जेल वाले उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। जब तक अदालत उसकी रिलीज़ का ऑर्डर या बेल का ऑर्डर नहीं भेजेगी तो जेल वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। तो एक बंदा पेश हुआ तो अदालत ने उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। अब जुडिशियल कस्टडी में ले लिया तो अब अदालत अपने पास तो नहीं रख सकती, तो उसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी में। जैसे ही उसने उसका ऑर्डर किया, पहली दफ़ा जब पेश किया उसको पुलिस ने, जैसे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया तो अब वो जुडिशियल कस्टडी में आ गया। जुडिशियल कस्टडी उसको कहते हैं, क्या वो अदालत की कस्टडी में आ गया। अब अदालत के ऑर्डर से या वो फिजिकल रिमांड पे जाएगा तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड टू द फिजिकल रिमांड टू द पुलिस, जुडिशियल कस्टडी सेंड टू द जेल, तो वो इसमें डिफरेंस नहीं है। एज सुन एज मजिस्ट्रेट अगर उस पर ऑर्डर करता है उसकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक, उसको डिस्चार्ज कर देता है, फ़र्ज़ करें डिस्चार्ज कर देता है, अब ना पुलिस को दिया ना जेल भेजा और जुडिशियल कस्टडी तो ना रही ना, क्यों कि उसको डिस्चार्ज कर दिया, केस से डिस्चार्ज कर दिया।
यानी जब तक वो रिमांड पर रहेगा वो जुडिशियल कस्टडी में यो जुडिशियल कस्टडी में, चाहे वो फिजिकल रिमांड पे है चाहे वो जेल है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, इंटरम तौर पे दिया गया। जी सर मेरा एक और क्वेश्चन नहीं, है। आपकी बारी नहीं है, अब हाँ आप बताओ, सर मेरा तो आपके सवाल है, अब आप मेरे बताओ। हो गए। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम अक्सर देखते हैं एफआईआर में 302 का पर्चा हुआ होता है, लेकिन उसके साथ 13, 20, 65 का पर्चा अलग से वो दर्ज करते हैं, लेकिन वो 302 के साथ क्यों नहीं करते, अलग से क्यों पर्चा दर्ज करते हैं? हाँ देखिए, इसमें पहले जो है ना 13, 20, 65 का पर्चा तो अलग ही होगा, इसलिए कि 13, 20, 65 जो है ना आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत है, ठीक है, 65 ऑर्डिनेंस का साल है और सेक्शन उसका 13 है, ठीक है, और वो स्पेशल लॉ है, तो इसलिए स्पेशल लॉ जो है वो उसके साथ मिल सकता है, लेकिन पुलिस उसका पर्चा अलग करती है, क्योंकि एटीसी के भी तो फिर सेक्शन पीपीसी के साथ लग जाते हैं, लेकिन वो एक रूटीन भेड़ चाल बनी हुई है कि 13, 20 फिर 13, 20, 65 का पहले पर्चा होके और सेशन कोर्ट ही मर्डर केस के साथ ट्रायल करते थे। बाद में आया कि नहीं जी, वो तो क्योंकि जो है वो ट्रायबल बाय है और अलग एफआईआर है, तो इसलिए उसका चलान भी अलग जाना चाहिए, वरना मेरे मुताबिक कोई अगर दोस्त इससे कोई डिफरेंट कोई अगर के प्रपोजिशन है कि 13, 20, 65 जो है वो 302 के साथ एक ही एफआईआर में क्यों नहीं लग सकता, उसकी फिर एक और भी टेक्निकल वजह है ना, 302 का तो पर्चा पहले दर्ज हो जाएगा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुलजिम से असला बरामद होगा, तो फिर अब यहाँ क्या होगा, अगर 302 के साथ मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जुर्म एजाद करना पड़ेगा, तो उसी एफआईआर में जुर्म इजाद हो जाएगा, और जब चलान जाएगा तो 13, 20, 65 भी। इसकी इक्वेशन इसके साथ है कि जब 302 के एंटी टेररिस्ट का अगर कोई ऑफेंस लगता है तो अब एटीसी स्पेशल लॉ है, तो वो भी तो 302 के साथ ट्रायल होता है ना, तो अगर वो हो सकता है तो 13, 20, 65 भी उसके साथ हो सकता है, ट्रायल भी इकट्ठा हो सकता है, उसकी सज़ा अलग देनी है अगर रिकवरी साबित होती है, अगर ट्रायल में रिकवरी साबित नहीं होती तो 13, 20, 65 जैसे अदालतें जो है वो 302 के साथ जो दूसरे जराइम हैं उन्हें बरी कर देती है कि ये साबित नहीं हुआ, बरी कर दी। लेकिन तो ये तो उन मुल्कों में होता है ना जहाँ पर निज़ाम में बेहतरी आती जाती है, हमारे यहाँ तो वही सिस्टम चल रहा है कि 24 घंटों में पुलिस ने पेश करना है, जबकि थाना 2 मिनट के फासले पे है। ये उस ज़माने में कानून बना था जब बैलगाड़ियों में टांगों पे 10-10, 50-50 दूर गांव से लेके आते थे, लेकिन हमने तो उसमें कोई तरमीम नहीं की। हाँ सदम, आपका कोई सवाल बचा? मेरा बेल के मुताबिक किसी मुताबिक हमने डिफरेंट सवाल ले लिए। जी सर, मेरा बेल से मुताबिक क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि जो हम बेल लेते हैं अदालत से वो किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में लेते हैं या एफआईआर की बेल होती है? एफआईआर में बेल होती है, ऑफेंस की बेल नहीं, केस में बेल होती है, केस में बेल होती है और वो पूरे ऑफेंसेस में बेल होती है। बाज़-औक़ात ऐसा, इसकी मिसाल ऐसी है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जराइम लिखना भूल जाते हैं, कोई एक जुर्म लोगों वो बाद में ऐड किया पुलिस ने, एफआईआर में नहीं होता, तो वो वकील साहब, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जेल रिमांड पेपर जेल में भेजें ना, जो जुडिशियल रिमांड होता है जो अदालत भेजें, उससे आपको बेल पिटीशन में उससे देख के लिखना चाहिए, या चलान मुकम्मल में कंप्लीट चलान में तमाम ऑफेंसेस लिखते हैं, क्यों कि जेल में तो उन्होंने जब बंदे को भेजा तो उन्होंने 6 ऑफेंसेस लिखे, एफआईआर में तो 4 ऑफेंसेस थे, 2 ऑफेंसेस तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इजाद हुए, तो वो इतराज़ लग के आ जाता, तो फिर उसमें दोबारा बेल करानी पड़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑफेंस में बेल होती है, नहीं, अदालत कहती है कि हमने जब आपकी बेल सुनी थी तो हमने आपके तमाम ऑफेंसेस को कलेक्टिवली देख के बेल दी थी, तो उस वक्त 324 आपने लिखी नहीं, तो हमने 324 को तो देखा ही नहीं, तो इसलिए उसमें फिर दरख्वास्त देनी पड़ती है अदालत को कि जनाब कि ये बाद में लगे थे और सहमन ये लिखना रह गया था, तो इसलिए इसमें भी हमें
बेल दी जाए या इसमें भी बेल कंसिडर की जाए। तो अदालत अगर समझती है कि इसमें हमें अलग बहस सुननी है तो फिर वो नोटिस कर देंगे कंप्लेनेंट, दोनों फ्री कैन को सुन के फिर वो उसको करेंगे। अगर वो समझते हैं कि ये माइनर ऑफेंस है, ये इतना संगीन ऑफेंस नहीं, दूसरी पार्टी को सुनने की ज़रूरत नहीं, तो वो अपने ऑर्डर में अमेंडमेंट कर देंगे कि इस सेक्शंस में भी समझा जाएगा कि बेल होगी। लेकिन जनरली जो है, जो बेल होती है वो पूरे केस की बेल होती है, पूरे केस की बेल होती है। तो बहस में तो तमाम ऑफेंसेस को देखते हैं, अगर पिटीशन में नहीं लिखा गया तो उसमें अदालत का तो कसूर नहीं। और कोई सवाल? तो सर इसमें दूसरा क्वेश्चन यही है मेरा कि जो बेल एक हमारी डिसमिस होती है ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, ठीक है सर, और दूसरी बेल हमारी डिसमिस होती है मेरिट आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टी, ठीक है सर। और तीसरा ये कि हम बेल विड्रा कर देते हैं अदालत से समनिंग विड्रॉ में आपने भी कुछ सवाल पूछा था। हाँ, समनिंग से पहले या समनिंग के ठीक है, बाद अगर हम ठीक है, विड्रा ठीक है, करते हैं ठीक तो है, इन तीनों सिचुएशन में हाँ, क्या हाँ, करें? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपने। चलें, ये एक एक्सप्लेन हो जाता है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखें, जब भी आपने किसी भी अदालत में बेल दायर की है तो उसके 3 नतीजे निकलते हैं। एक तो अगर कोई पेश ही नहीं हुआ, किसी ने बहस ही नहीं की, तो वो नॉन प्रोसिक्यूशन में खारिज हो जाती है, उसको DNP भी कहते हैं, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वो तो मेरिट पे बहस नहीं हुई थी तो इसलिए आप दोबारा दायर कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन आ गई कि विड्रॉ आपने की। विड्रॉ की अब 2 सूरतें हैं। एक, आपने बगैर बहस किए विड्रॉ कर दी कि जी फ़िलहाल हम वापस लेते हैं, तो कुछ अर्से बाद हम दोबारा विड्रॉ करेंगे। ये आप परमिशन ले ना लें, अगर आपने बहस किए बगैर वापस ले ली है तो अब क्योंकि मेरिट भी नहीं हुई तो अब आप दोबारा दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहस की और आपको पता चला कि जज साहब नहीं ले रहे बेल, तो आफ्टर आर्गुइंग एट सम लेंथ लर्नड काउंसिल वांट टू विड्रॉ द पिटीशन, आपने वापस ले ली, तो फिर ये समझा जाएगा कि मेरिट पे खारिज हुई, लेकिन इसका नुकसान है। और चौथी सूरत है कि आपने बहस की और मेरिट पे जज ने खारिज कर दी, वो तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहस करने के बाद वापस ली तो अब आप उस अदालत में उन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा नहीं जा सकते। अदालत कहेगी कि बेल आपकी नहीं हो रही थी तो आपने वापस, समझा जाएगा, अगर बहस करने के बाद वापस लिया तो समझा जाएगा कि आपकी बेल मेरिट पर खारिज हो गई है उन ग्राउंड्स पर। अब कोई नया ग्राउंड है तो आप दोबारा दायर कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल आपका नुकसान होता है कि अगर आप वापस ले लेते हो बहस करने के बाद, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसी अदालत में तो नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि निचली अदालत ने तो फैसला ही कोई नहीं किया, आपने वापस ले ली, तो अब आप किस फैसले के खिलाफ आए? तो इसलिए बहस करने के बाद वापस नहीं लेनी चाहिए। समझदार वकील वापस नहीं लेते, लेकिन क्लाइंट्स पे इम्प्रेशन के जी ऐसी फ़िलहाल वापस ला लीजिए नहीं, लेकिन क्लाइंट्स को तो टेक्निकल बात करनी पड़ती, आपने तो उसका सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। अक्सर जजेस भी ये कहते हैं कि जी आप वापस ले लें, लेकिन उस वक्त फिर कहना चाहिए कि सर फिर आफ्टर आर्गुइंग ना हो, फिर सिंपली विड्रॉ हो, ताकि हम दोबारा कुछ अर्से बाद दायर कर सकें। जैसे बहुत जल्दी बेल मूव हो जाती है, जज कहते हैं कि यार अभी थोड़ा टाइम तो गुजरने दो, तो लोग सिंपली वापस ले लेते हैं एट द वेरी आउटसाइड, बगैर बहस किए आपने वापस लिया। जी, तो उम्मीद है आप लोगों को, थैंक यू आप लोगों के सुनने का।